नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का खास शो किस्सा बिहार का देख रहे हैं आप। और आज इसमें बात करेंगे बिहार में छोटे दलों के बारे में, क्योंकि बिहार में चुनावी साल है, महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में बड़ी पार्टियों के साथ साथ छोटी पार्टियां भी मैदान में दमखम से लगी हुई है और अपने अपने दांव पेच सेट कर रही है। तो आखिर इन सब का नतीजा उनको क्या होगा, इन सब का फायदा उनको कितना पहुंचेगा, चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी एग्जीक्यूटिव एडिटर विजय शंकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जिस तरह से छोटी पार्टी भी दमखम से लगी हुई है, सीटों को लेकर अपने अपने दावे रख रही है, अपने अपनी मांग रख रही है, अपना अपना गुनागणित बिठाने में लगी है, क्या लगता है कितनी मांगे पूरी होगी इनकी? देखिए, राजनीति में कोई सांत्वना पुरस्कार जैसी चीज नहीं होती है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि चुनावी राजनीति में या तो हार होती है या जीत होती है, बीच के किसी भी चीज के लिए कोई स्पेस नहीं होता। ऐसे में किसी भी बैटलफील्ड में, चुनावी बैटलफील्ड में आम तौर पे हर राजनीतिक दल की इच्छा होती है कि किसी भी तरह से ज़्यादा वोट हासिल किया जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं या कहिए इतिहास का वाकया बताऊं, जिससे हमें गठबंधन क्यों करते हैं बड़े दल और छोटे दलों को साथ लाना क्यों उनके लिए मजबूरी होती है, इसे समझा जा सकता है। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा। सिकंदर ग्रीक से लड़ता हुआ भारत तक पहुंचा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उसने बहुत कम लड़ाइयाँ बीच में लड़ी। जो छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उनसे लड़ने की जगह उनसे वो गले मिलता गया और समझौते के तहत बढ़ता हुआ भारत आ गया। कहने का मतलब है कि जब आपको बड़ी लड़ाई जीतनी होती है, एक निर्णायक जीत की ओर बढ़ना होता है, तो आपको कई छोटे छोटे समझौते करने पड़ते हैं। राजनीतिक दलों के साथ भी कमोबेश यही स्थिति है। जब आप किसी एक दल का एक वोट हासिल करते हैं तो कहीं से किसी का एक वोट कम भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से छोटे दल जो होते हैं बड़े दलों की ताकत बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे जो बिहार के अगर सामाजिक ताने बाने को देखें तो वहाँ के पॉलिटिक्स में जाति भी है। ज़्यादातर छोटे जो दल हैं वो जाति आधारित उनका बेस है। कुछ खास कंस्टिट्यूएंसी में, विधानसभा क्षेत्रों में उनका खास प्रभाव है। तो ऐसे जगहों पर अगर बड़ी पार्टियों का वो फायदा नहीं करा सकते तो नुकसान करा सकते हैं। ऐसे में बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि छोटे दलों को साथ लेकर के जो जीत का मार्जिन है उसको कम किया जाए। तो क्या लगता है, बड़े दलों की ये मजबूरी है छोटे दलों को साथ रखना, या इसमें कोई राजनीतिक लाभ है उनका? नहीं, दोनों ही चीजें हैं। अगर मान लीजिए कि एनडीए की अगर हम बात करते हैं आज की तारीख में, तो एनडीए के साथ बीजेपी और जेडीयू का भी साथ है। दोनों करीब करीब बराबर के सीटों की दावेदार हैं। वहाँ पर एलजेपी भी है, चिराग पासवान, जिनका अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो स्ट्राइक रेट 100% रहा। और ये सब जानते हैं कि 2020 के चुनाव में जिस तरह से वो आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार में उतरे, भले ही सीटें नहीं जीते, लेकिन उन्होंने एक अच्छा खासा बेस तैयार किया। और दूसरे का मैंने जो जानते हैं सबको, मैंने उसमें कुछ कहने की मैंने छिपाने वाली बात नहीं है कि अपना फायदा नहीं किया, लेकिन किसी एक खास दल का नुकसान बहुत कर दिया था। तो इसी तरह से और भी कई दल हैं। तो वहां पर जोड़ने से ताकत बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर एनडीए के कुनबा देखे, वहां पे तो बीजेपी है, जेडीयू है, एलजेपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है। सवाल है यहाँ पे कि ये ताकत तो बन जाते हैं, सब कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, अलग अलग तरीके से इनका जनाधार है और सबकी कुछ ताकतें हैं और कुछ कमजोरियां हैं। ठीक है। ऐसे में अगर आप मुझसे अगर ये पूछें कि जो बड़ी पार्टियों की समस्या क्या है, तो बड़ी पार्टियों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको एडजस्ट कैसे किया जाए। सीटें तो 243 ही हैं।
बिल्कुल 243। अब इसमें बड़ी पार्टियां कितने सीटों पर लड़ेंगी, छोटी पार्टियां कितने सीटों पर लड़ेंगी, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। छोटी पार्टियां भी कहते हैं हमको 50 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए, तो अगर 50 सीट 60 सीट दे देंगे तो खुद कहां जाएंगी। तो ये इस तरह की स्थिति है अभी बिहार। कैसे सीटों को लेकर बात बनेगी फिर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी हो जाती है, हम पार्टी जीतन राम मांझी की भी हो जाती है, चिराग पासवान की पार्टी है, और जेडीयू भी है, बीजेपी भी है, जितने भी सारे दल साथ हैं, कैसे सीटों को लेकर बात बनेगी एनडीए में? देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि सीटों को लेकर तालमेल कैसे बैठेगा। सबकी दावेदारी है, सबको साथ जोड़े रखना भी करीब करीब एनडीए के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इधर एनडीए मजबूती से खड़ा तो आरजेडी भी अपने साथ जो सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही है, वहां भी बहुत से दलों को जोड़कर वो अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो जो समस्या एनडीए के सामने है उसी तरह की वो महागठबंधन के सामने भी है। अब एक चीज जो मुझे लग रहा है कि बॉटम लाइन क्या हो सकती है कि कितने सीट पर कौन मान सकता है। बिल्कुल। तो अगर मुझे जहां तक लग रहा है या मेरी जो समझ कहती है कि आखिर में अभी चिराग पासवान भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, और इसके जरिए ज़्यादा से मतलब ये ताकत इसलिए बढ़ाई जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए वो तैयार कर सके, बार्गेन कर सकें। क्या लगता है आपको, छोटे दल महागठबंधन और एनडीए को टक्कर देने के लिए एक साथ आ सकते हैं बिहार में? नहीं, इसमें उन्हें फायदा नहीं लग रहा है एक साथ जोड़ने में, क्योंकि पता है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते और बड़े पार्टियों के साथ हमें जुड़े रहना मजबूरी है जी। ठीक है, तो जो हम लोग अभी सीटों की बात कर रहे थे, उस सीटों में मुझे लग रहा है कि जो एक फॉर्मूला बन सकता है एनडीए के बीच में, वो ये हो सकता है कि बीजेपी और जेडीयू बराबर की सीटों पर लड़े। हो सकता है ये नंबर 100 का हो, 100 बीजेपी 100 जेडीयू, थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है। एलजेपी कोशिश करेगी कि 40 45 50 तक बात बने, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए चाहे जो बीजेपी चाहेगी कि किसी तरह से चिराग पासवान को 25 से 30 सीटों तक के बीच लाया जाए। और रही बात जो आरएलएसपी और हम की, तो वहाँ मुझे लग रहा है कि ये लोग को कोशिश रहेगी कि 8 सीट 10 सीट 10-12 सीट, तो एक बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन अभी भीतर खाने उनके बीच मैकेनिज्म है, आपस में बातचीत चल रही है, तो अभी देखना होगा, अभी समय है, अभी तो चुनाव का अनाउंसमेंट होने दीजिए। मे भी हो सकता है सितंबर के तीसरे हफ्ते या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अनाउंसमेंट होता है। लेकिन अभी जरूर इतना जरूर है कि जो छोटी पार्टियां हैं वो अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई हैं। और अगर बात की जाए जन स्वराज पार्टी की, प्रशांत किशोर की, तो वो भी मैदान में उतरे हुए हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या देखिए होने वाला है, क्या बनने वाला है उनका? और तो और वो कि शराबबंदी हटाने की भी बात कह रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक बड़े दूसरे ट्रैक पे चल रहे हैं जी। जो मैं अभी उनके जो बयान सुन रहा था, तो वो अभी हाल फिलहाल का ही है, लगातार वो चल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम बदलाव की बात कर रहे हैं, हम अलग तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, बिहार के जो जनता है वो दोनों ही बड़े जो गठबंधन हैं, जो बड़े दल हैं, उनसे बिल्कुल त्रस्त है। तो कहने का मतलब उनकी बंदूक के निशाने पर एक और आरजेडी है, दूसरी ओर एनडीए है। तो लेकिन अब सवाल है कि उनका कॉन्फिडेंस इतना क्यों हाई है, वो किसी के साथ गठबंधन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेसिकली मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं और स्ट्रेटजी बनाने में उनका कोई जवाब नहीं है। और इसके लोग भी जानते हैं, जो राजनीतिक गलियारों से जुड़े हुए हैं, कि वो कितने इसमें माहिर खिलाड़ी हैं। उनके साथ एक दिक्कत है कि वो फेस नहीं रहे कभी, वो पर्दे के पीछे से काम करते रहे हैं। तो पिछले साल 2 साल से प्रशांत किशोर लगातार चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं, रैलियों के जरिए घूम घूम कर, और मुझे लग रहा है कि वो एक थोड़ा सा अपने आप को एस्टेब्लिश भी कर चुके हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उनके दिमाग में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति के हाल के कुछ मॉडल्स उनके सामने जो उनकी एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जैसे
आम आदमी पार्टी अचानक सत्ता में, मैंने अचानक उसने एक चमत्कार कर दिया। दिल्ली में आप देखिए कि 3 बार की सीएम शीला दीक्षित को हरा दिया, अरविंद केजरीवाल ने हरा दिया था। कैसे सत्ता में आई, किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ऐसे सारे समीकरणों पर गुणा भाग कर चुके हैं कि बिहार के लोग इन दोनों राजनीतिक विकल्पों से इतर कोई नया विकल्प खोज रहे हैं, और उसमें उनका स्कूल बस्ता, स्कूल बैग जो उन्हें चुनावी चिन्ह मिला है, वो फिट बैठता है। और इसीलिए उनके एजेंडे में 3 चीजें हैं, विकास, बदलाव और रोजगार, जिसकी लोगों को जरूरत है। ये चीज, एक चीज और है प्रशांत किशोर के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, जो मुझे लग रहा है करीब नवंबर में, पिछले साल नवंबर में बाईपोल हुए 4 सीटों पे, उसका डेटा मैं निकाल के मैं लाया हूं। तो उस वक्त क्या हुआ कि एक थी उपचुनाव हुए थे, एसी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी 203 रामनगर। यहाँ पर कैंडिडेट तो जीता बीजेपी का, लेकिन चौथे नंबर पे जन स्वराज पार्टी का उम्मीदवार रहा, जिसको 6513 वोट मिले जी। चौथे नंबर पे यहाँ पर है। एक कंस्टिट्यूएंसी है तरारी, वहाँ पे भी बीजेपी चुनाव जीती, जन स्वराज तीसरे नंबर पे रही, यानी तीसरे नंबर पे वहाँ रही। फिर बेलागंज एक कंस्टिट्यूएंसी थी बिहार में ही, यहाँ भी तीसरे नंबर पे रही, और 17,285 वोट मिले प्रशांत किशोर की पार्टी को, और जो उम्मीदवार जीता उसे 73,334 वोट मिले। एक चौथी कंस्टिट्यूएंसी है इमामगंज, यहाँ उनके पार्टी के उम्मीदवार, जन स्वराज पार्टी के जो उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पर रहा, उसे 37,103 वोट मिले। तो अगर 4 जगह उपचुनाव होते हैं, भले ही ना पार्टी जीत रही हो, नई पार्टी है, 3 जगह अगर वो तीसरे नंबर पे आती है और एक जगह चौथे नंबर पे रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर मेहनत हम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो हमें भी जनता मौका दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वो जनता के बीच में, अगर बात की जाए महागठबंधन की, तो वो भी तो यही मुद्दे को उठा रहा है, इन्हीं मुद्दों को। तेजस्वी यादव भी पलायन नौकरी, कांग्रेस भी पलायन नौकरी की बात कह रही है। देखिए, ये बात सही है कि पलायन की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, शराबबंदी नीति फेल है, ऐसा भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, जो प्रशांत किशोर भी लगातार कह रहे हैं। देखिए, जो हम लोगों ने भी बात की, राजनीति में, चुनावी राजनीति में 3 तरह के उम्मीदवार उतरते हैं जी। एक अपनी कुर्सी बचाने के लिए होता है, एक दूसरे को हराकर उसकी कुर्सी हासिल करने के लिए होता है, तीसरा वोट काटने के लिए होता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत जो है आज की तारीख में, और मुझे लग रहा है जो भीतर खाने वो महसूस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे होंगे कि जो भी उम्मीदवार एनडीए में जिसको टिकट नहीं मिलेगा, जो बागी बनेगा, जिसका अपना कुछ वोट होगा, आधार होगा, वो हमारे साथ जुड़ जाएगा। सेम चीज उनको महागठबंधन में भी ऐसे मजबूत उम्मीदवारों की ओर उनकी नजर होगी, जो जिसको वहां टिकट न मिल पाए उनके साथ जुड़ जाए। अगर कोई पार्टी मान लीजिए कि चुनाव नहीं भी जीत पाती है, अभी कुछ सीटें ही उसे आती है, लेकिन वो एक अच्छी खासी बिहार में दमदार अपनी मौजूदगी रजिस्टर करा देती है, तो ये भी प्रशांत किशोर की बड़ी कामयाबी होगी कि बगैर किसी से गठबंधन किए, बगैर किसी के साथ गए, अगर वो, या मान लीजिए कि कुछ वो एक पॉलिटिकल फोर्स ही बन जाते हैं, 20-25 उम्मीदवार उनके जीत भी जाते हैं, तब भी वो एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे, एक बड़ी कामयाबी होगी जी। अच्छा, बात अगर आरजेडी की हो रही है, तो लालू यादव का कोई किस्सा सुना दीजिए। लालू यादव का हम लोग एक चीज पहले कर लेते हैं कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जो होगा, वहां भी सेम चीज, सेम दिक्कत, जो हम लोग लगता है कि छोटे दलों की बात करते, क्योंकि उनके पास भी बहुत से छोटे दल हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर कांग्रेस के साथ तालमेल बन जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। लेफ्ट के लिए भी एक फॉर्मूला आपस में समीकरण बन जाएगा। अगर आप पूछेगा कि नंबर क्या हो सकता है, तो उस नंबर की भी हम लोग बात कर लेते हैं। और मुकेश सहनी जो बहुत ही एक्टिव दिख रहे हैं, तो हम कई भीतर खाने बहुत सी बातें कही जा रही है कि वो
डबल डिजिट भी नहीं देगी, वो कम पर मान जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। 2020 में भी महागठबंधन के साथ मैंने आरजेडी के साथ बातचीत चल रही थी और 25 सीट और डिप्टी सीएम का वो अनाउंसमेंट चाह रहे थे, जो नहीं हुआ तो बात टूट गई। तो इस बार भी अगर मान लीजिए कि उस तरह का कुछ सम्मानजनक सीटें उनको नहीं मिलती है तो बात टूट सकती है। लेकिन हमको लगता है कि आरजेडी कोशिश करेगी भीतर खाने कि 140 से 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारें, और कांग्रेस को, भले ही कांग्रेस 90 सीटों की बात कर रही हो, 50 से 55 तक पर बात कहते हैं ना कि एक बॉटम लाइन क्या होगा, कांग्रेस इतने तक पर हो सकता है कि तैयार हो जाए। अब इसमें एक फैक्टर पप्पू यादव का भी है। अब होगा कि उन्हें किस तरह से लड़ा जाए। निर्दलीय जीत चुके हैं चुनाव, तो उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसमें एक फॉर्मूला निकल सकता है कि वो मतलब कांग्रेस के कोटे अपने कोटे से दे, एरी कोटे के भीतर कोटा वाला मसला पप्पू यादव को लेकर के चल सकता है। लेफ्ट मुझे लग रहा है 30 से 40 सीटों के बीच का मसला रहेगा। अब मुकेश सहनी को देखकर जरूर ध्यान में रखना होगा कि उनको भाई चुनाव चिन्ह नाव मिल गया, लेकिन उनकी नाव पार लगती है या नहीं लगती है। तो ये एक बड़ा मैंने रोचक रहेगा देखना। और अभी सौदेबाजी चलेगी, तो अभी थोड़ा बहुत जल्दबाजी रहेगी कहनी कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। अब आपने किस्से की बात की, किस्सा मेरे दिमाग में आया। कभी आपने ये सोचा होगा कि लालू यादव पटना कैसे आए बचपन में? एक किताब उनकी जीवनी लिखी गई है, उस किताब में घटने का जिक्र है कि लालू यादव जो है बचपन में बड़े शरारती थे। जैसे भैंस पे चढ़ना, कुएं का पानी पीना, घूमना फिरना बचपन। तो एक बार की बात है कि एक हींग बेचने वाला आया उनके गांव में, फुलवरिया। फुलवरिया तब सारण जिले का हिस्सा हुआ करता था, और वो अपना झोला कुएं के पास रख दिया। झोला गायब हो गया। अब उसने पूरा, हींग वाले ने पूरे जो है वो गांव में कोहराम मचा दिया कि झोला कहाँ गया, झोला कहाँ गया। तो पता चला बाद में, कुछ लोगों ने शिकायत कर दी लालू यादव की। उनकी माँ के पास, माँ थी वहां पे। तो माँ को भी बड़ा खराब लगा, भाई किसी भी बच्चे को खराब लगता है, माँ को खराब लगता है कि मेरे बच्चे की इतनी शिकायत आ रही है। तो उनके भाई, जो लालू के बड़े भाई थे, वो वहीं उन दिनों गांव आए हुए थे। वो पटना में नौकरी करते थे। तो माँ ने दुखी मन से जो भी कहा कि इसको लेके जाओ पटना अपने साथ। और लालू को पटना ले जाने का, मैंने वहां से गांव फुलवरिया से पटना आने का, कहते हैं तो टिकट कट जाना, टिकट कट गया। लालू बड़े दुखी हुए। उस बुक में जिक्र है कि बहुत दुखी हुए, और दुखी इस तरह से हुए, उनको लगा कि यहाँ पर भैंसों का साथ छूट जाएगा, जो भैंस पे घूमते थे। फिर लगा कि तालाब में जो तैरते थे वो छूट जाएगा। खेत में घूमना फिरना, गन्ना चूसना, जो गाँव गंवई समाज का जो आदमी होता है उसका इंटरटेनमेंट यही होता है। तो लग रहा था कि सब छूट जाएगा। लेकिन अब माँ ने तो तय कर दिया था, कह दिया था कि भाई इनको लेके जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हींग वाले का झोला गायब ना हुआ होता तो लालू पटना ना आए हुए होते। और आकर के पटना में उनका एडमिशन कराया गया, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। आगे भी बहुत से किस्से हैं, आएंगे। बट लालू के पटना आने की जो वजह उन्होंने खुद बताई, वो हींग का जो झोला गायब, बेसिकली वो शरारत में इधर उधर कहीं हो गया होगा झोला। लेकिन उस झोला कांड के बाद, हींग वाले के झोला कांड के बाद, लालू के पटना आने का रास्ता खुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो किस्सा बिहार का मैं आज के लिए इतना ही। आपकी भी अगर कोई रुचि है, किसी कहानी के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे चर्चा हो, तो आप उसे कमेंट पे ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।